नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही खास उपन्यास पर बात करने वाले हैं, मैला आंचल। जी, बिल्कुल। और हमारे पास इस उपन्यास का एक सार है जिसकी मदद से हम इसकी कहानी, इसके किरदार और इसकी अहमियत को समझने की कोशिश करेंगे। फनीशोनाथ रेणु का ये उपन्यास 1954 में आया था। हाँ, 1954 में। और मानते हैं कि यहीं से हिंदी में आंचलिक उपन्यास की जो परंपरा है, उसकी शुरुआत हुई। हाँ, आंचलिक उपन्यास मतलब जो किसी खास इलाके पर फोकस करता है, वहाँ के लोग, भाषा, संस्कृति। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी खास अंचल, किसी क्षेत्र का बहुत गहरा, बहुत जीवंत चित्रण। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस सार के जरिए मैला आंचल की दुनिया को समझें, उसकी तहों को खोलें और ये भी देखें कि आज भी ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हाँ, जरूर। चलिए शुरू करते हैं फिर। और ये कहानी हमें ले जाती है बिहार, पूर्णिया जिला है वहाँ। उसी का एक गांव है, काल्पनिक गांव, मर्यादपुर। मर्यादपुर। हाँ, और समय है आजादी के ठीक बाद का। मतलब समझिए 1940-50 का दशक का भारत। अच्छा। और रेणु जी ने उस वक्त के गांव का जो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक ताना-बाना था, उसको बड़ी बारीकी से बुना है। ये सार इसमें हमारी मदद करेगा। तो कहानी का दिल है ये गांव मर्यादपुर हाँ और वहाँ रहने वाले लोग। जी। सार में ये है कि कहानी शुरू होती है एक यंग डॉक्टर से, डॉक्टर प्रशांत। हाँ, डॉक्टर प्रशांत बिल्कुल एक युवा आदर्शवादी डॉक्टर है जो शहर की सुख सुविधाएं छोड़कर गांव आता है चिकित्सा सेवा देने के इरादे से। यहीं से कहानी मोड़ लेती है फिर। हाँ, उसका आना ही एक बड़ी घटना है गांव के लिए, बाहरी दुनिया का आना एक तरह से। और आते ही उसका सामना होता होगा गांव की असलियत से। सार इशारा करता है जातिगत भेदभाव, अंधविश्वास। बिल्कुल, वो सच जो शायद उसने शहर में बैठकर सोचा भी ना हो। गहरी बैठी हुई जाति व्यवस्था, गरीबी, अशिक्षा और उसी से निकला अंधविश्वास। वो बदलाव तो चाहता है, पर उसे जल्दी ही पता चल जाता है कि ये राह इतनी आसान नहीं मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। और कहानी सिर्फ डॉक्टर की नहीं है, जैसा सार बताता है, कई और भी किरदार हैं हाँ, बहुत सारे। जो गांव के अलग अलग चेहरे दिखाते हैं। जैसे कमली है, निचली जाति से है शायद। हाँ, कमली, वो अपने सम्मान के लिए लड़ती है। फिर बलदेव है, एक किसान अच्छा। जो नए राजनीतिक विचार आ रहे हैं आजादी के बाद, उनसे प्रभावित है, बराबरी की बात करता है। और पुराने लोग भी होंगे जो बदलाव नहीं चाहते। बिल्कुल, जैसे विष्णुनाथ प्रसाद हैं, गांव के रसूखदार आदमी। वो चाहते हैं कि उनकी सत्ता बनी रहे, पुरानी व्यवस्था चलती रहे। और लक्ष्मी जैसी विधवाओं की भी बात है। हाँ, लक्ष्मी का किरदार बहुत मार्मिक है। वो दिखाती है कि उस समाज में विधवाओं पर कितना दबाव था, कितना शोषण होता था। तो किरदारों की ये जो भीड़ है, ये महज भीड़ नहीं बल्कि पूरे गांव के समाज का आईना है। सही कहा, हर किरदार समाज के किसी न किसी हिस्से, किसी न किसी सोच का प्रतिनिधित्व करता है। डॉक्टर प्रशांत नई सोच लाए, विश्वनाथ प्रसाद पुरानी व्यवस्था के प्रतीक हैं। और कमली, बलदेव जैसे लोग बदलाव की उम्मीद और संघर्ष। बिल्कुल, और इन्हीं किरदारों के आपस के रिश्ते, टकराव, सहयोग, इसी से कहानी आगे बढ़ती है। मतलब एक सीधी रेखा में नहीं चलती कहानी। हाँ, सार भी यही कहता है कि कई कहानियां साथ साथ चलती हैं, कई पढ़ते हैं। हाँ, कई पढ़ते हैं। एक तो ये जाति व्यवस्था वाली बात हो गई, सामाजिक भेदभाव। कमली का संघर्ष इसी का उदाहरण है। उसे सिर्फ सामाजिक बहिष्कार नहीं बल्कि हिंसा का भी डर है। ये तो बहुत मुख्य मुद्दा है उपन्यास का। और दूसरी परत जो मुझे सार पढ़कर बहुत रोचक लगी, वो है राजनीति। आजादी के बाद की राजनीति गांव में कैसे घुस रही है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। नए नए दल बन रहे हैं, उनके कार्यकर्ता गांव आ रहे हैं, लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग उम्मीद देख रहे होंगे, जैसे बलदेव। हाँ, बलदेव जैसों को लगता है कि शायद अब कुछ बदलेगा, बराबरी आएगी। लेकिन विश्वनाथ प्रसाद जैसे लोगों को लगता है कि ये उनकी पकड़ कमजोर करने की साजिश है। तो गांव में भी गुटबाजी, खींचतान। बिल्कुल, वो सब साफ दिखता है। देश में जो हो रहा था, उसकी गूंज गांव तक पहुंच रही थी, अपने तरीके से। और तीसरी परत आपने बताई मानवीय रिश्तों की, सिर्फ समाज और राजनीति नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें कमली और बलदेव के बीच एक स्नेह भी पनपता है, जो सामाजिक दीवारों से टकराता है। अच्छा। और लक्ष्मी की कहानी, वो दिखाती है विधवाओं की बेबसी। ये निजी कहानियां उन बड़े मुद्दों को और ज्यादा मानवीय बना देती हैं। और चौथी परत? वो डॉक्टर प्रशांत से जुड़ती है, आधुनिकता बनाम परंपरा। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर विज्ञान लेकर आता है, मलेरिया से कैसे लड़ना है, साफ सफाई क्यों जरूरी है, ये सब बताता है।
लेकिन गांव वाले दाम वाले अपने पुरानी रीतियों में, टोने टोटकों में, अंधविश्वासों में जकड़े हुए हैं। सार बताता है कि डॉक्टर की बातों पर शक किया जाता है, लोग झाड़ फूंक वालों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। तो ये एक संघर्ष है बिल्कुल। आधुनिक सोच और सदियों पुरानी परंपराओं के बीच। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण संघर्ष है। ये दिखाता है कि सिर्फ ऊपर से अच्छी बातें ले आने से बदलाव नहीं होता। समाज जब तक अंदर से तैयार ना हो, तब तक मुश्किल है। हाँ, तब तक बदलाव बहुत धीमा होता है। डॉक्टर प्रशांत की नीयत अच्छी है, पर उसे बहुत मुश्किलें आती हैं। ये उपन्यास का यथार्थवाद है। तो ये तो कहानी की अलग अलग परतें हो गई। अब अगर हम मुख्य विषयों पर आएं, तो सार सबसे पहले आंचलिकता की बात करता है। ये क्या चीज है? आंचलिकता मतलब किसी अंचल विशेष, मतलब एक खास इलाका, उसकी पूरी तस्वीर खींच देना, उसकी आत्मा को पकड़ लेना। और मैला आंचल में ये कैसे दिखती है? रेणु जी ने वो जो मर्यादपुर और उसके आसपास का मिथिलांचल का इलाका है, उसे जैसे जिंदा कर दिया है। वहां की बोली, हाँ, वो ठेठ देहाती बोली। बिल्कुल ठेठ बोली, मैथिली मिली हुई हिंदी। वहां के लोकगीत, रीति रिवाज, मेले, त्योहार, खेत खलियान, लोगों की रोज की बातें, उनकी सोच, सब कुछ इतनी बारीकी से लिखा है कि लगता है आप खुद उस गांव में पहुंच गए हैं। वो सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, गांव खुद एक किरदार बन जाता है। हाँ, सार भी जोर देता है कि कैसे रेणु जी ने वो बोली, वो लोकगीत कहानी में ही गूंथ दिए हैं, जैसे वो कहानी का हिस्सा हूं। बिल्कुल, वो उसे सिर्फ उपन्यास नहीं, उस इलाके के जीवन का दस्तावेज बना देता है। और दूसरा बड़ा विषय तो सामाजिक असमानता ही है, जातिवाद, गरीबी। हाँ, बहुत गहरा। और खासकर महिलाओं की स्थिति, विधवाओं की स्थिति, बिना किसी लाग लपेट के दिखाया है रेणु जी ने। तो ये आजादी के बाद के भारत का एक कच्चा चिट्ठा, एक तरह से उम्मीदें भी हैं और पुरानी समस्याएं भी। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि सिर्फ राजनीतिक आजादी काफी नहीं थी, सामाजिक आर्थिक आजादी के लिए तो लंबा संघर्ष करना था। और इन सब के बीच मानवीय भावनाएं भी हैं, प्यार, नफरत, संघर्ष। हाँ, वो तो है ही। पात्रों के आपसी रिश्ते, उनकी भावनाएं, वही तो कहानी को दिल देती हैं। ये सिर्फ समाज का सूखा बयान नहीं है। अब आते हैं उपन्यास के अंत पर। सार कहता है कि अंत आशावादी है पर जटिल है। मतलब कोई जादू नहीं होता। नहीं, कोई जादू नहीं होता। सब कुछ अचानक ठीक नहीं हो जाता, और शायद इसीलिए ये उपन्यास इतना सच्चा लगता है। तो क्या होता है अंत में? अंत यथार्थवादी है। डॉक्टर प्रशांत कुछ बदलाव ला पाते हैं, थोड़ी जागरूकता आती है स्वास्थ्य को लेकर, मलेरिया जैसी बीमारियों पर कुछ कंट्रोल होता है। और कमली, बलदेव जैसे लोग, हाँ, जो लड़ रहे थे, उन्हें भी अपने संघर्ष में थोड़ी कामयाबी मिलती है, उनकी आवाज को थोड़ी जगह मिलती है। लेकिन मुझे लग रहा है एक लेकिन है। लेकिन जो गांव की जड़ में बैठी समस्याएं हैं, जातिवाद, गरीबी, अंधविश्वास, राजनीति का स्वार्थ, वो खत्म नहीं होती। वो बनी रहती हैं। हाँ, वो बनी रहती हैं, शायद थोड़ा रूप बदल लेती हैं। उपन्यास ये नहीं कहता कि क्रांति हो गई, वो दिखाता है कि बदलाव शुरू हुआ है, पर रास्ता लंबा और मुश्किल है। तो एक उम्मीद है, पर जमीन से जुड़ी हुई। बिल्कुल, झूठा आदर्शवाद नहीं है। ये दिखाता है कि सामाजिक बदलाव एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें उतार चढ़ाव आते हैं। और इस यथार्थवाद को ताकत देती है उपन्यास की भाषा। सार में इसका भी जिक्र है। भाषा कैसी है? भाषा तो इस उपन्यास की जान है। बहुत सहज है, आम बोलचाल के करीब, लेकिन उसमें एक लय है, एक काव्यात्मकता है। और सबसे बड़ी बात, लोक जीवन से जुड़ी हुई है। मिथिलांचल की बोली के शब्द, मुहावरे, कहावतें, लोकगीत इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल किए कि भाषा खुद उस अंचल की पहचान बन जाती है। लगता है जैसे पात्र अपनी ही जुबान में बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और परिवेश भी जैसे खुद बोल रहा हो। ये भाषा आपको सीधे मर्यादपुर में ले जाती है। तो भाषा सिर्फ बात कहने का जरिया नहीं है, वो माहौल भी बना रही है, संस्कृति भी दिखा रही है। निश्चित रूप से पात्र जब बोलते हैं तो उनकी भाषा, उनके चरित्र, उनके माहौल को दर्शाती है। अनपढ़ की भाषा अलग, पढ़े लिखे की अलग। प्रकृति का वर्णन करते हुए भाषा बदल जाती है। ये विविधता ही इसे प्रामाणिक बनाती है। अब अगर हम इसके ओवरऑल महत्व पर आएं और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता पर, सार इसे हिंदी साहित्य में मील का पत्थर कहता है। क्यों? कई कारण हैं। एक तो जैसा हमने शुरू में कहा, इसने आंचलिक उपन्यास की विधा को हिंदी में स्थापित किया। इससे पहले उपन्यास ज्यादातर शहरों पर या इतिहास पर होते थे। हाँ। रेणु जी ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर गांव को उसकी पूरी जटिलता के साथ कहानी का हीरो बनाया। उन्होंने दिखाया कि गांव की जिंदगी, वहां के आम लोग, उनकी भाषा, उनका संघर्ष, ये सब गंभीर साहित्य का विषय हो सकता है।
साहित्य का दायरा बढ़ाया एक तरह से। हाँ, और उस ग्रामीण भारत की सच्चाई सामने रखी जिसे मेनस्ट्रीम या तो जानता नहीं था या अनदेखा करता था। उसके अंतर्विरोधों के साथ अच्छाई बुराई सब कुछ। बिल्कुल, और ये सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं थी, इसमें गहरी मानवीय संवेदना थी। और सार ये भी कहता है कि ये आज भी प्रासंगिक है। ये बात मुझे खास लगती है। 1954 का उपन्यास आज कैसे प्रासंगिक है? इसकी प्रासंगिकता उन सवालों में है जो ये उठाता है। आप सोचिए, क्या आज हमारे गांव से जातिगत भेदभाव पूरी तरह खत्म हो गया है? शायद नहीं। क्या गरीबी, आर्थिक असमानता मिट गई है? क्या महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होता? क्या राजनीति में स्वार्थ नहीं है? क्या विकास और परंपरा में आज कोई तनाव नहीं है? नहीं, ये मुद्दे तो आज भी हैं। बिल्कुल। रूप बदला होगा, शायद इंटेंसिटी कम ज्यादा हुई होगी, स्थितियां बदली हैं, विकास हुआ है, शिक्षा बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जड़ें शायद वही हैं। हाँ, वो मानसिकताएं, वो सामाजिक आर्थिक ढांचे जिनसे ये समस्याएं निकलती हैं, वो आज भी मौजूद हैं। आज भी हम जाति आधारित हिंसा की खबरें सुनते हैं, किसानों की समस्याएं सुनते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा की चुनौतियां। हाँ, वो सब। तो मैला आंचल हमें सिर्फ अतीत नहीं दिखाता, वो हमें आज की जड़ों को समझने में भी मदद करता है। ये याद दिलाता है कि आज़ादी के वक्त जो सपने देखे थे हमने, बराबरी और न्याय के, वो अभी भी पूरी तरह सच नहीं हुए हैं। तो हमारी इस पूरी चर्चा से ये बात तो साफ है कि मैला आंचल क्यों इतना खास उपन्यास है, क्यों इसे पढ़ा जाना चाहिए। हाँ, ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि आज़ादी के बाद बदलते, उलझते, उम्मीद करते ग्रामीण भारत के मन की एक गहरी तस्वीर है। बिल्कुल। रेणु जी की भाषा, उनका वो आंचलिक चित्रण और वो यादगार किरदार, ये सब मिलकर इसे कालजयी बनाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी गांव में बसता है और उनकी कहानियों को, उनके सच को सुनना और समझना कितना जरूरी है। आज की इस बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जो इसी आंचलिकता से जुड़ा है। जी। आज जब दुनिया इतनी जुड़ गई है, इंटरनेट है, सब कुछ है, दूरियां कम हो रही हैं, क्या ऐसे में भी साहित्य में इस तरह के गहरे आंचलिक चित्रण की जरूरत है? मतलब किसी खास इलाके की जमीनी हकीकत को उसकी बोली, उसके रंग के साथ इतनी बारीकी से दिखाने की आज भी उतनी ही अहमियत है, ताकि हम अपने ही देश के अलग-अलग कोनों से अनजान न रह जाएं? ये सोचने वाली बात है, बहुत जरूरी सवाल है। इस पर जरूर सोचिएगा।